सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता हो टू रीस्टोर एनी ऑसिलेशन टू मीन पोजीशन। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के। जैसे एक स्प्रिंग लिया हमने, ये तो पता है ना स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करते हैं फोर्स उतना ज्यादा लगता है स्प्रिंग पे। तो अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो उस पर फोर्स 0 है, हमने उसे कंप्रेस किया, तो जितना ज्यादा कंप्रेस करते जाते हैं स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाता है और वो रीस्टोरिंग फोर्स उसे मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स काम करे और वो रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सिंपल पेंडुलम ले लो एग्जांपल के लिए। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, मीन पोजीशन पे जब पेंडुलम होता है तो उस पर फोर्स 0 होता है, रीस्टोरिंग फोर्स 0 होता है। अब जैसे ही वो पेंडुलम किसी एक एंगल पे चला जाता है वहां पर उसको एक mg एक्ट करता है उसे सेंटर पे लाने के लिए, और वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं पेंडुलम के ऑसिलेशन को। क्लियर है? तो ये था सिंपल हार्मोनिक, मतलब ऑसिलेशन होना चाहिए, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने ये कल किया था, फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं दिखा दूं। ये है x और y। अगर यहां पर हम देखें तो ये अगर रेडियस a है तो दिस इज a। पहले पार्टिकल यहां पर था फाई पे, अब चला गया यहां पर, दिस इज ओमेगा टी पे। अब a इज इक्वल टू हम a cos ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। इस तरीके से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो x हो गया हमारे पास a cos ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं तो dx बाई dt कर लेते हैं हम लोग। a cos का हो जाता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई और t का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। अब इसको मैं साइन थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, dv बाई dt, या फिर हम इसको कह सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। डिफरेंशिएट कर दिया दोबारा से इसको एक बार। a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो था वो क्या था, x, तो क्या बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कर लिया था हम लोगों ने कल डिटेल में किया था। अब ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा हूं मैं किसका क्या होता है। सिंस f इज इक्वल टू एम ए होता है बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, होता है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स जब हम काम करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, m फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, चलो तीनों लिख देता हूं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, हम क्या लिख सकते हैं, m a की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स लिख सकते हैं। अब यहां से माइनस चला गया, एक्स एक्स गया, ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, के बाई एम। तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, अब हमें पता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी साइकिल के एक रिपीटिशन में लगने वाला टाइम। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर हम कहते हैं कि अगर एक वेवलेंथ होता तो फेज इसका क्या होता है, 2 पाई का होता है, लेंथ क्या होता है लैम्डा। अब एक इतने लेंथ को कवर करने में लगने वाला टाइम जो होता है वो होता है टाइम पीरियड, होता है। क्लियर है ना। अब अगर हम कहें कि एक सर्कल में कंप्लीट होने में लगने वाले को अगर हम टाइम पीरियड कहते हैं तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो एंगुलर डिस्टेंस अगर कवर हो रहा हो तो मैं एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, एंगुलर स्पीड ले लूं। अब इस स्मॉल टी लिखते हैं। अगर ये सर्कल कंप्लीट होता है तो एक रिवोल्यूशन काउंट होगा, उसके टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे, दैट टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। उस वक्त थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हमारे पास ओमेगा क्या था, अपॉन ओमेगा करेंगे तो एम बाई के हो जाएगा। ये है टाइम पीरियड इन एसएचएम। क्लियर है। अब इसी एक फॉर्मूले से हम सारे एसएचएम डिराइव करने वाले हैं आज फटाफट एकदम। ठीक, इसको पॉज करो, पॉज करना। चलो आप हम लोग टाइम पीरियड निकालने वाले हैं सिंपल पेंडुलम का। फॉर्मूला किसी को याद है तो बता दो। कौन सा सिंपल? तुम बाद में बात करना, पहले सो लो। पहले चैप्टर में तुम लोगों ने किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी ग्रेविटी। ओके, अब यहां पर चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कैसे डेराइव हुआ है वो हम यहां से देखने वाले हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स हम लोग करने वाले हैं। मान लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एक्स है, समझना। उसके बाद यहां पर एक्ट कर रहा होगा इसका वेट mg। अगर ये t है थीटा तो ये भी थीटा रहा होगा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। चलो x को इस साइड लिख देता हूं, mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा हुआ, mg sin थीटा, जो उसे मीन पोजीशन पे ला रहा है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स को हम नेगेटिव शो करते हैं क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। अब यहां पर सिंस F इज इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स, तो हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, माइनस माइनस गया। अब if थीटा इज वेरी स्मॉल, हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, थीटा इज एल बाई आर होता है। एल क्या होता है, आर्क लेंथ, याद है ना, थीटा एल आर, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर रेडियन। क्लियर है। तो यहां पर किया मैंने, तो x क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई एल हो गया। अब हम लोग लेते हैं के एक्स, थीटा बहुत छोटा होगा तो mg थीटा लिख सकता हूं मैं, के एक्स इज इक्वल्स टू mg x बाई एल ले लेते हैं, x गया, के क्या बना, mg बाई एल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो, अभी अभी किया है, के क्या आ गया, ये है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का सिंपल सा डेरिवेशन। एक यू शेप ट्यूब लिया है हमने, इसमें लिक्विड फील्ड है, हम एक तरफ से एयर ब्लो करेंगे, उसका लेवल डिफरेंस कर देंगे और उसका उसे छोड़ देंगे। अब वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। समझ गया सर, ऐसा ऑसिलेट करता है? हाँ करेगा। तुम स्कूल में तुम्हारे लैब में होगा तो करके देख लेना। तुम सब बानर सेना हो, तुम्हें दे देंगे, तुम सब तोड़ के उजाड़ दोगे। हाँ इसीलिए नहीं देते, तुम लोगों को दे देंगे, तुम सब बानर सेना, उनका वो सब उजाड़ दोगे उनका लैब। अब देखो होता क्या है, एक तरफ से एक बार ब्लो करो तो एक बारी में धीरे रुको, ऐसा कौन सा लिक्विड है एकदम भर लिया है मरकरी, पानी भर लेना सबसे आसान है ना हमारे पास। ऐसे लेना, ऐसे लेवल डिफरेंस कर देना, छोड़ देना, फिर तुम देखोगे वो ऐसे ऐसे होगा। फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी से स्टेबल हो जाएगा, बट आइडियल कंडीशन ये है कि वो ऐसे ऐसे होता रहेगा।
ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं, तो लेवल डिफरेंस जो हुआ मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया y, ठीक है, ये है मीन पोजीशन, दिख रहा है ना। पहले लिक्विड यहां पर रहा होगा तो यहां पर रहा होगा, ये इक्वल होगा और इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इक्विलिब्रियम को ही मीन पोजीशन कहते हैं। अब ये बताओ कि इस पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगा। जो वेट ऑफ अनबैलेंस्ड लिक्विड है वो काम करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह। कौन सा एम, कौन सा एम, इसका एम। जो अनबैलेंस लिक्विड है उसका वेट, उसका mg काम करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी को मैं रो ले लेता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेता हूं, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू weight of unbalanced liquid। क्लियर है। अब वेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, चलो उसका m निकालते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास इंटू जी इज वेट। मैं लिखता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी एरिया इंटू हाइट, हाइट को 2y ले लूं, इंटू जी, ये वेट है ना। रो वॉल्यूम इज मास इंटू जी वेट, किसका, अनबैलेंस का। अब यहां पर सिंस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई होता है, मतलब x में डिस्प्लेसमेंट था तो x में, y में डिस्प्लेसमेंट है तो y में। कंपेयर करते हैं दोनों को, बाय कंपेयरिंग के वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए टू वाई इंटू जी, वाई से वाई गया, नेगेटिव से नेगेटिव, के क्या बना, 2a रो जी। डन। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट अपॉन के, तो टाइम पीरियड क्या हो गया इसका, 2 पाई अंडर रूट, ये m अपॉन के की जगह 2 रो ए जी, ये हो गया। अब m की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे टोटल मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अगर ये हाइट h थी, ठीक है, या फिर मैं ये कहूं यहां से यहां तक ये पूरा जो लेंथ रहा होगा लिक्विड का वो l रहा होगा। इन टर्म्स में आते हैं क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं यहां पर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए एल, ये हो जाएगा ना मास। क्लियर है। अगर हाइट के टर्म में हो तो L इज इक्वल टू 2h ले सकते हैं। हम ये क्या करते हैं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये जो हमारा टर्निंग पार्ट होगा वो बहुत छोटा है। तो T क्या क्या बन सकता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, M की जगह में लेने वाला हूं रो ए एल अपॉन 2 रो ए जी, रो से रो, ए से ए, 2 पाई एल अपॉन 2g। टाइम पीरियड हो गया। अगर l को 2h लिख दूं तो h बाई जी हो गया, है ना। ये था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड। यहां पे हम लोग ऑसिलेशन कैलकुलेट करने वाले हैं टाइम पीरियड एक ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट को हमने एक ऐसे होल में डाल दिया है जो अर्थ का डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड से बनाया गया है। इस साइड और इस साइड डायमेट्रिकल ऑपोजिट साइड से एक होल बनाया गया, मतलब अर्थ के डायमीटर के लॉन्ग एक होल बना दिया गया, उसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिया गया। और वो ऑब्जेक्ट, तुम्हें पता है कि सेंटर तक वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट किया जाएगा। सेंटर पे जब जाएंगे तो जी की वैल्यू 0 हो जाती है, फोर्स 0 हो जाएगा, वो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और अपने मोमेंटम से नीचे जाएगा। जब वो नीचे जाएगा तो फिर वो खींचा जाएगा ऊपर की तरफ टुवर्ड सेंटर, और फिर ये चीज होता रहेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हो क्या रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे थियरी है, अभी अर्थ को कहाँ होल कर पाएगा, ये सबसे जब बड़ा होल रशिया में बना हुआ है और चाइना अप्रोच कर रहा है उस चीज को। वही मैं कह रहा हूँ, अभी नहीं हो पाया है।
बट हो सकता है आगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है m मास का, अरे बात करेंगे उस बारे में, फिर डेरिवेशन कर लेते हैं। मास है, मतलब यहां पर मान लेते हैं कि सेंटर से इसका डिस्प्लेसमेंट है y, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इस पे काम कर रहा होगा इधर। ठीक, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद है? रिस्टोरिंग फोर्स, देखो अगर मैं डेरिवेशन में ये चीज नहीं लिखता अकॉर्डिंग टू फिगर, तो भी तुम्हें अपने एग्जाम में अकॉर्डिंग टू फिगर लिखना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर एंड दिस व्हाटएवर जो भी गिवन है ना। अब रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मतलब अर्थ के इस टॉप से लेके नीचे के बॉटम टॉप तक पूरे 6400 इंटू 2 वाले डिस्टेंस किलोमीटर का हम ऑसिलेशन कराएंगे। ये बस एक थ्योरेटिकल है, मैंने ले लिया एक छोटा सा डिस्टेंस कोई भी हो। छोटा सा डिस्टेंस बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। फोर्स इनसाइड द अर्थ क्या होता है, याद है किसी को? अगर इसको y लिख दूं तो इसको r माइनस वाई लिख सकता हूं। हम लोग वहां पर d इसी को तो लिखते थे, याद है? डेप्थ फ्रॉम द अर्थ, फॉर्मूला क्या था? चलो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, मैं डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं माइनस ऑफ के वाई इज इक्वल टू m g डैश। वहां पर जो काम कर रहा होगा g, तो माइनस ऑफ माइनस एम जी डैश, माइनस माइनस कट करते हैं तो के वाई इज इक्वल टू एम, जी डैश की वैल्यू क्या होती है? जी 1 माइनस गुड 1 माइनस डी अपॉन आर। अब एम जी 1 माइनस डी की जगह क्या आने वाला है? हाँ वही तो है, अपॉन आर। एम जी 1 माइनस प्लस हो जाएगा वाई अपॉन आर, चलेगा? ये के वाई चल रहा है, 1 गया, के वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी वाई बाई आर, वाई से वाई गया, क्या बना? के इज इक्वल टू एम जी बाई आर। आर कितना होता है पता है ना? 6400 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां पर हम लेते हैं टाइम पीरियड, हमारे पास क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, देन 2 पाई अंडर रूट एम, के की जगह क्या आ जाएगा? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर है? ओके, जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे 0 फोर्स पे होता है। जब स्प्रिंग अपने कंप्रेशन या एक्सपेंशन पे होता है तो उस वक्त फोर्स काम करता है और वो उसे नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए फोर्स लगाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट फोर्स होता है। यहाँ कंप्रेस्ड कंडीशन है, फोर्स किधर? इधर। यहाँ एक्सपेंडेड कंडीशन है, फोर्स किधर? अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग, अगर स्प्रिंग को इस तरीके से एक्सपेंड करके छोड़ दिया जाए तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, हमें वही टाइम पीरियड निकालना है। हमें पता है कि क्या होता है, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इसका इतना ही होता है टाइम पीरियड। यहाँ पर अगर हम एक्सपेंड करके छोड़ देंगे तो अंदर और बाहर इस तरीके से स्प्रिंग ऑसिलेट करेगा ना। अगर मान लो कोई चीज ऐसे करते हैं तो लटका देते हैं और उसके बाद उसको कंप्रेस करके छोड़ दो, फिर देखो ऑसिलेट करेगा, वही ऑसिलेशन है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना है। अब एक स्प्रिंग के लिए तो हमारा ये है ही, अगर हम ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग करते हैं तो क्वेश्चन बनेंगे स्प्रिंग पे, डायरेक्ट नहीं होगा कि के गिवन है बता दो। तो क्या होगा? एम क्या है? एम मास है। स्प्रिंग इन जनरल मासलेस लेते हैं हम लोग इसमें। तुम लोगों के क्वेश्चन में 12th क्लास तक चीजें आइडियल होती हैं। अब आते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग पे।
ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग में पहला ले लेता हूं मैं सीरीज। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग बनाया गया हो या वर्टिकल बनाया गया हो, कॉम्बिनेशन सेम ही चलेगा। तो स्प्रिंग के लिए अगर मैं ऐसे बना दूं डायग्राम, K1 और K2, इसी को और करके मैं ये भी शो कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन आगे ना रह जाए, एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। हमने इसे कंप्रेस या एक्सपेंड किया, मान लेते हैं कितने से, 1 से। ठीक, अब इन दोनों का एलोंगेशन अलग अलग होगा या सेम सेम होगा? अलग होगा। एक बात सोचो, एक हमने टफ स्प्रिंग लगा दिया और एक को हमने सॉफ्ट स्प्रिंग लगा दिया, सेम स्प्रिंग रहता तो ऑब्वियसली सेम होगा। तो फिर ये हो गया। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर अगर x हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 रहा होगा। रुक जाओ लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा। x1 प्लस x2 रहा होगा, मतलब कुछ एलोंगेशन 1 में और कुछ एलोंगेशन 2 में हुआ होगा। स्प्रिंग फोर्स पता है ना क्या होता है, F इज इक्वल टू kx, तो x क्या हो जाता है, F अपॉन k। क्लियर है? अब यहां से जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे या यहां से जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज F, या फिर यहां पर दिखा दूं F। दोनों पे फोर्स तो सेम ही लगेगा, है ना? तो सेम लगेगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, अगर दोनों का इक्विवेलेंट मिला के एक ही स्प्रिंग होता तो x इज इक्वल टू F अपॉन k इक्विवेलेंट हो जाता। F अपॉन K1 इसका रहा और F अपॉन K2 इसका रहा। F कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 1 बाई k इक्विवेलेंट जो बनेगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 बनेगा। तो k इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं K1 K2, K1 प्लस K2। तो अब इनका इस कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यस m K1 प्लस K2 हो गया, K1 K2 हो गया। ये टाइम पीरियड हो गया इस कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? इसको नोट करो और पैरेलल खुद से करो।